वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम 9 और 10 अप्रैल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही जो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्लास के अंदर ही सारी चीजें आपको याद हो जाए। और अगर कोई स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप्स और फ्रेंड सर्कल में से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 150वां अंतर संसदीय संघ, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईपीयू शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। क्या हो जाएगा आईपीयू की फुल फॉर्म, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। आईपीयू शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहां पर आयोजित हुआ है, पहली चीज, और ये संस्करण कौन सा, तो ध्यान रखिएगा 150वां शिखर सम्मेलन था आईपीयू का। और ये जो अभी हुआ है ये ताशकंद के अंदर हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ताशकंद जो है एकदम सही आंसर है। और ताशकंद कहां पर, तो यहाँ पर देखिए ताशकंद उज्बेकिस्तान आपका सही आंसर है। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। कब से कब तक हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सम्मेलन हुआ है ये 5 से 9 अप्रैल तक आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन हुआ है। और भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया है, तो ओम बिरला को आप यहां पर देख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं सामने ये है ओम बिरला। ये कौन है, ये लोकसभा अध्यक्ष है ना भारत के, और इन्होंने भारत की तरफ से नेतृत्व किया था। आपको ध्यान रखना है ओम बिरला का नाम। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो थीम थी, जो विषय था, क्या था, सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही जो है वो इसकी थीम थी, वो इसका विषय था। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं आईपीयू से रिलेटेड, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए एक बार। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1889 में इसकी स्थापना होती है। अंतर संसदीय संघ, जिसे यहाँ पे फुल फॉर्म अगर पढ़ेंगे तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात कर रहे हैं। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे, फेडरिक पेसी और विलियम रैंडल क्रेमर का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। सदस्यता की बात करें तो 181 सदस्य देश हैं इसके, यानी 181 मेंबर कंट्री है। और जो सबसे नवीनतम बना था जमैका, आपको ध्यान रखना है 181वें नंबर का था। ये 2024 में ही, कब, 2024 में ही इसका सदस्य बना था, है ना, पिछले साल। और अध्यक्ष की बात करें, तुलिया एक्सन का नाम ध्यान रखिएगा। तुलिया एक्सन जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष के तौर पर हैं। और आईपीयू की बात करें तो काम क्या करता है, ये क्या चीज है आईपीयू, यानी इंटर पार्लियामेंट यूनियन या अंतर संसदीय संघ क्या है ये, तो आईपीयू वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सांसदों और सांसदों को सशक्त बनाता है। यानी यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, संसद, एक जो है ये संसद वर्ड है और एक है सांसदों। यहां पर संसद है ना, ये सांसदों 2 बार हो गया है, इसे करिएगा संसद, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बढ़ावा देने के लिए संसद, यानी संसद जो होते हैं, पार्लियामेंट जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। और उसके जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट्री की, यानी कि जो सांसदों की बात करें तो उनको सशक्त बनाने का काम कौन करता है, ये अंतर संघीय संघ करता है, संसदीय संघ करता है, आईपीयू, ठीक है। अभी इसकी 150वीं बैठक हुई है, कहां पर हुई है, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे किए हैं, तो अभी कौन सी योजना है जो अप्रैल 2025 ने क्या किया है, 10 साल अपनी उस योजना को पूरा किया है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है। उससे पहले इस मुद्रा की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, मुद्रा की फुल फॉर्म, तो जरूर ध्यान रखिएगा। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड एजेंसी जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। यहीं पे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों, उद्यमों को आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करना। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो छोटे, सूक्ष्म और जो छोटे व्यवसाय हैं उन उद्यमों को
जो लोन है, जो ऋण है, वो आसानी से उपलब्ध करवाना। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो योजना शुरू हुई थी ये 2015 को हुई थी। कब? 8 अप्रैल 2015 में इस योजना को स्टार्ट किया था। और किसने स्टार्ट किया था? तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। आप यहाँ पे इमेज इनकी साथ में देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे मोदी जी ने स्टार्ट किया था, है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्ट कब किया गया था और किसने स्टार्ट किया। ठीक है, इसको शॉर्ट में कई बार क्या लिखा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, PMMY। ठीक है, ये शॉर्ट में कई बार एग्जाम में आपको लिखेगा, दिख जाएगा PMMY। तो इसको मतलब ध्यान से समझिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा, है ना, योजना है। PM से प्रधानमंत्री, M से मुद्रा और Y से योजना। तो कई बार ये इस योजना को शॉर्ट में भी लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ श्रेणियां बांटी गई है, कैटेगरी बांटी गई है। उन कैटेगरी की बात करें तो अगर शिशु कैटेगरी की बात करूं मैं, शिशु श्रेणी की, तो इसके अंदर 50,000 तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। जो किशोर श्रेणी है इसके अंदर 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं पे अगर मैं तरुण श्रेणी की बात करूं तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के ऋण इसके अंदर प्रदान किए जाते हैं। एक नई कैटेगरी इस बार शामिल हुई है, और वो नई कैटेगरी कौन सी शामिल हुई है? तरुण प्लस। ये इस बार नई कैटेगरी शामिल की गई है 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। और इसमें क्या है, 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक के लोन दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं एंटरप्रेन्योर को मिलेगा, उन्हीं उद्यमों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक उसको चुकाया भी है। उस लोन को इन्होंने भर भी दिया है वापस, ये उन्हीं को मिलेगा, तरुण प्लस जो श्रेणी का लोन है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आई होप कि आपको चीजें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो एक तो भारत आपको ध्यान रखना है, और दूसरा ध्यान रखना है नेपाल। कौन सा? नेपाल। इन दोनों के जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो भारत का उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, और जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन है। चूंकि चर्चा का विषय है तो आपको ध्यान रखना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही भारत का, क्योंकि अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, या आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस यानी CJI कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का नाम आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 51वें नंबर के हैं, यानी 51 आपको ध्यान रखना है नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत के अलावा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो प्रकाश मानसिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश है। और इन दोनों की उपस्थिति में ही ये समझौता हुआ है। और इस समझौते के अंदर जो भारत के कानून मंत्री हैं, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये भारत के कानून मंत्री हैं और ये भारत के संजीव खन्ना है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल के आपको दिख रहे होंगे, ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये जो कानून मंत्री हैं कौन है? अर्जुन मेघवाल नाम इनका है। इन सभी की उपस्थिति में यह समझौता हुआ है। तो सीधा सा आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई ये जरूरी नहीं कि पहली बार हमने नेपाल के साथ ऐसा किया है, नहीं, भारत ने पहले भी ऐसा ही सेम टू सेम इजराइल के साथ, जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसके साथ, भूटान के साथ भी हमने न्यायिक समझौते किए हैं कि एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण कब से कब तक मनाया जाएगा? एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया गया? या तो पोषण पखवाड़ा 2025 पूछ लेगा, या फिर कह देगा कि उसका 7वां संस्करण। तो 2025 के अंदर अभी 7वां संस्करण मनाया गया है पोषण पखवाड़ा का। और पोषण पखवाड़ा की उद्देश्य की बात करूं, क्यों मनाया जाता है ये पोषण पखवाड़ा, तो जो बच्चे होते हैं, आपको यहाँ पे देखो छोटा सा बच्चा दिख रहा है, यहाँ पे इस बच्चे की माँ दिख रही है, तो ध्यान से सुनिएगा, बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना। ये जो आप आहार देख रहे हैं ना, ये मतलब इस चीज को बढ़ावा देना और कुपोषण को दूर करना और लोगों में जागरूकता फैलाना इस स्वस्थ पोषण के लिए, कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो भी पोषण की जरूरत है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है,
तो यानी कि पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना। और ये जो पोषण पखवाड़ा मनाया गया है, ये मनाया गया है 8 से लेकर के 22 अप्रैल तक। कब से कब तक? इमेज में देखिए, 8 से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके द्वारा मनाया गया है? आरओ की तैयारी जो कर रहे हैं, जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर ध्यान रखिएगा किसके द्वारा मनाया गया, कब मनाया गया, कौन सा संस्करण है। एक एक पॉइंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा, और आपको अगर उस टॉपिक के बारे में, उस कंटेंट के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं होगी ना, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो संस्करण ध्यान रखिए, डेट ध्यान रखिए, और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर ने अपना मानद नागरिक बनाया है? तो यहां पे नाम आपको ध्यान रखना है लिस्बन का। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। लिस्बन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो लिस्बन जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये पुर्तगाल की राजधानी है। किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। और यहां पे ना अभी आपको ध्यान रखना है, एक इमेज देखिए, इनको ना एक छोटा सा, ये देखिए चाबी जैसा दिख रहा है आपको, चाबी, इनके हाथ में एक चाबी दिख रही है जो इनको गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हैं 7 से 10 अप्रैल तक। पुर्तगाल जो है यहां पर देखिए, ये एक यूरोपीय कंट्री है ना। यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहां पे है आपका पुर्तगाल। ये जो रेड रेड मैंने किया है ना यहाँ पे, ये है जो आपका हिस्सा छोटा सा, ये है आपका पुर्तगाल। यहीं पर गई हैं 7 से 10 तारीख तक इनका मतलब दौरा है, आधिकारिक यात्रा पर है, और ये 2 देशों में गई हैं, पुर्तगाल और स्लोवाकिया में। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल की जो राजधानी है जिसका नाम है लिस्बन, तो लिस्बन शहर का मानद नागरिक इनको बनाया गया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ लिस्बन शहर की जो प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर जिसे कहा जाता है, हिंदी में सम्मान की कुंजी जिसे कहा जाता है ना। अभी मैंने कहा ना आपसे, ध्यान से इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये चाबी जैसा है ना, की जैसा है, या कुंजी कह सकते हैं, चाबी कह सकते हैं। तो इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी चीजों को। तो ये जो सम्मान की कुंजी है, इससे अभी इनको सम्मानित किया गया है। कहां पर? लिस्बन शहर की, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो 1998 में भारतीय राष्ट्रपति आर के नारायण जो है, उन्होंने पुर्तगाल की पहली बार यात्रा की थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, 27 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री, जो भारतीय जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दौरा किया है पुर्तगाल का। यानी इससे पहले आर के नारायण गए थे राष्ट्रपति के तौर पर, भारतीय राष्ट्रपति के तौर पर 1998 में। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल जाने वाली जो महिला है, राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, क्या इनसे पहले कोई गया था? तो बिल्कुल गए थे, आर के नारायण। ये पुर्तगाल पे इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि पुर्तगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों, दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है। और इस डाक टिकट के ऊपर एक चीज ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो कालबेलिया पोशाक है ना, उसका मतलब वो आपको उस डाक टिकट के ऊपर वो फोटो में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कालबेलिया पोशाक, क्योंकि आपको पता है कालबेलिया की अगर मैं बात करूं तो ये अभी 2010 की बात है। कालबेलिया नृत्य आपने सुना होगा। 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। किसी को याद आ रहा है इस नृत्य को? यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल की मैं बात करूं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो आपको ध्यान रखना है पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन गए? तो आपको ध्यान रखना है पुर्तगाली गए कब? 1961 में इनको भेजने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, याद है? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय आपको ध्यान रखना है। जो पुर्तगाली थे, ऑपरेशन विजय हमने चलाया था कहां पर? गोवा के अंदर चलाया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। कौन था वो? वास्को डिगामा। आपको याद है ना, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा था, है ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं वास्को डिगामा। वास्को
डी गामा, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे जब आप पीडीएफ देख करके रिवीजन करेंगे तो। और सबसे बाद में कौन गए, तो पुर्तगाली गए। और गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए हमने क्या चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय जिसका नाम है। कब, 1961 में चलाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं पुर्तगाल पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि पुर्तगाल जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने 26 मरीन राफेल के लिए किस देश के साथ समझौता किया। देखिए, इसके पहले भी हमने फ्रांस से राफेल खरीदा था, ठीक है, तो वो राफेल था। अब ये मरीन राफेल है, यानी राफेल एम जिसे कहा जाता है। मरीन राफेल का मतलब क्या होता है कि ये जो राफेल है, ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा मतलब आप ये समझिए, जो हमारी आईएनएस विक्रांत है, यानी मरीन राफेल का मतलब ये नेवी को सौंपा जाएगा, ठीक है। ये जो राफेल है, ये किसको सौंपा जाएगा, नेवी को सौंपा जाएगा। और ये जो है हमने समझौता किया है, फिर से फ्रांस के साथ समझौता किया, आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। और ये जो समझौता है, ये लगभग 64 करोड़ रुपए, 64,000 करोड़ रुपए का समझौता है। भारतीय नौसेना को मतलब ये सौंपा जाएगा, क्योंकि मरीन लग गया तो आप समझ गए होंगे कि हम नौसेना की बात कर रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत पर इसको तैनात किया जाएगा। रीजन क्या है, तो हमने चीन से मुकाबला करने के लिए इसको किया। आपको पता है ना, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे, ऐसे इंडिया का मैप है, यहाँ पे है श्रीलंका, है ना। अब जो चाइना है, उसने क्या किया, यहाँ बांग्लादेश के अंदर उसने अपना एक बेस बना रखा है, फिर म्यांमार के अंदर उसने ऐसा किया है। श्रीलंका का भी एक बंदरगाह हम्बनटोटा आपने नाम सुना होगा, उसको भी लीज पर लिया है चाइना ने। फिर यहाँ पर आएंगे तो मालदीव से भी उसके संपर्क काफी अच्छे हो गए थे बीच में, आपको पता ही है। तो उसने क्या किया है ना, भारत को, भाई समुद्र, ये हमारा सुरक्षा का घेरा क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में हम अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहेंगे ना, कि कभी चीन अगर आक्रमण करे, क्योंकि चीन जगह जगह अपने पॉइंट्स बनाते जा रहा है, तो हमारी जो जहाज रहेगी, जो नेवी की आईएनएस विक्रांत है ना, इसके ऊपर ही अगर हम इसको तैनात कर देंगे तो कुछ भी होगा तो हमारी जो राफेल है वो तुरंत उसे नेस्तनाबूद करने के लिए सक्षम रहेगी। कहने का मतलब समझ में आया आपको। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए इसको कर रहे हैं, हमें किसी से लड़ना नहीं है, बस हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये जो राफेल है, ये किसको, भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। जो जहाज है, नेवल शिप है, उसके ऊपर ये तैनात किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 26 मरीन राफेल के लिए भारत ने समझौता किया है फ्रांस से। याद रखना आपको वैसे भी आसान है, क्योंकि हमने पहले भी राफेल एक जहाज जो पहले भी हमने ले रखी थी, किससे, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस 26 जो मरीन राफेल है, 26 में से 22 जो मरीन राफेल है वो सिंगल सीटर है, यानी एक आदमी उसके अंदर बैठेगा। और जो बाकी के 4 राफेल हैं वो आपको ध्यान रखना है डबल सीटर है। वैसे एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, 26 में से 22 सिंगल सीटर है और जो 4 है वो डबल सीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये है आरबीआई, ठीक है, यानी बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, कौन, आरबीआई। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई बैंकों का बैंक है। अब मान लीजिए आप खाता खोलेंगे, अगर आप अपना अकाउंट खोलेंगे या अगर आपको लोन चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आप आरबीआई के पास तो जाएंगे नहीं। आपका अकाउंट कहां पर, या तो आप एसबीआई में खोलेंगे खाता, या पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में खोलेंगे, है ना, कैनरा में, कहीं पे भी खोलेंगे। मान लीजिए ये एक बैंक है जो कस्टमर के लिए है, और ये मैं हूं कस्टमर, ठीक है। अब सुनिए, मुझे अगर लोन लेना है तो मैं क्या करूंगा, अपने बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए। बैंक मुझे लोन देता है, मान के चलिए बैंक ने मुझे लोन दिया 7% के हिसाब से या 8% के हिसाब से बैंक ने मुझे लोन दिया, ठीक है। अब एसबीआई या जो मेरा बैंक है, इसको अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये किससे लोन लेगा, ये लेगा आरबीआई से लोन। समझ में आया, ये आरबीआई से लोन लेगा। अब आप देखिए, अगर मैं 8% पे मतलब लोन ले रहा हूं तो क्या ये 8% पे लेगा, तो इसका फायदा क्या होगा बैंक का, कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आया।
तो इसका मतलब यह है कि इस बैंक को ये जो लोन है इस मेरे से कम परसेंटेज पे मिलेगा, तभी तो उसका फायदा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि बैंक जो है 7% के हिसाब से इससे लोन ले रहा है, यानी आरबीआई किस ब्याज दर पर बैंक को लोन देता है यही क्या कहलाएगा, यही रेपो रेट कहलाएगा। यानी अब देखिए, अब हम बात करते हैं, आरबीआई ने 7% पे दिया लोन एसबीआई को या पीएनबी को, जहां पे मेरा खाता है, और इस बैंक ने क्या किया, मुझे 8% पर दिया। क्यों दिया? क्योंकि भाई वो भी तो प्रॉफिट कमाएगा ना। तो इसी को क्या बोलते हैं कि आरबीआई ने जिस मतलब ब्याज दर पर इसको लोन दिया है हमारे बैंक को, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेपो रेट। अब देखिए इसके अंदर कटौती होने से फायदा क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमारी जो रेपो रेट थी वो कितनी थी, वो 6.25 थी। अभी तक रेपो रेट कितनी थी, 6.25% थी, और इसके अंदर कितनी कटौती हुई है, तो 0.25% की कटौती हुई है। और इसके बाद अब जो हमारा वर्तमान में रेपो रेट है वो कितना है, 6.00%, यानी 6% का हमारा रेपो रेट है। ठीक है, इसको मैं डबल जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना। चलिए, तो 6% जो है अभी वर्तमान में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो कितनी, मतलब हमारी रेपो रेट कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 6% है। कटौती कितनी की हुई है, तो आपको ध्यान रखना है 0.25% की कटौती हुई है, और पहले कितनी थी, 6.25 थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.25%। अब सुनिए, अब आप सोचिए कि रेपो रेट में कटौती होने से क्या हो गई, जो मैं हूं, देखिए अगर आरबीआई 7 की जगह पर इसे 6% के हिसाब से अगर लोन दे रहा है, तो क्या होगा, जो मुझे 7% के हिसाब से मिल रहा, 8% के हिसाब से मिल रहा, वो मुझे 7% के हिसाब से मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ईएमआई है ना, जो लोन ले रखा है मैंने, जो मेरी किस्तें हैं, जो ईएमआई है, वो क्या हो जाएगी, मेरी सस्ती हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? लोन मुझे क्या मिलेगा, जो लोन है वो मुझे सस्ता पड़ेगा, मेरा लोन जो है और सस्ता हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आरबीआई ने रेपो रेट में जो कटौती की है उसकी वजह से फायदा क्या होने वाला है कि जो हम लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको लोन जो है वो और सस्ता मिलेगा, यानी ऋण जो है वो और कम मतलब ब्याज पे मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। समझाने का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाई, आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, है ना। और ये रेपो रेट की परिभाषा जो है, डेफिनेशन जरूर ध्यान रखिएगा, दिमाग में बिठा करके रखिएगा, रेपो रेट किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी जिसे एक सेकेंड, ये पेन को क्या हो गया, चलिए ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर CPIM, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM की हम बात कर रहे हैं। ये जो है इसके भी हाल ही में जो महासचिव बने हैं वो कौन बने हैं, MA बेबी बने हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। MA बेबी का ना पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, मरियम अलेक्जेंडर बेबी। ना एम से क्या हो जाएगा, मरियम अलेक्जेंडर बेबी। और ध्यान रखिएगा ये केरल के ना पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये कौन है, केरल के पूर्व मंत्री हैं, और इन्हीं को बनाया गया है अभी महासचिव। वर्तमान में इस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अभी केरल में है, जहां पर पिनाराई विजयन जो है वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, MA बेबी। इन्होंने जगह किसकी ली है, प्रकाश करात की जगह ली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं CPIM की, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको CPIM से ध्यान रखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। CPIM की बात करूं तो ये इसका लोगो है CPIM का। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है कि इसका जो गठन है वो 7 नवंबर 1964 में हुआ था। CPI यानी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें विभाजन के बाद इसका गठन किया गया था। और इसके जो स्थापना की थी, वो स्थापना किसने की थी, EMS डांगे ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत की कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग से जिनको मान्यता प्राप्त है ना। तो वो 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी है? एक तो आपको यही दिखी गया, सीपीआईएम की हमने बात की, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं, है ना। इसकी बात करूं तो 1885 में इसकी स्थापना होती है और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बात करूं 1980 में इसकी स्थापना होती है। जेपी नड्डा इसके वर्तमान में भी क्या है? अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं 2012 में ये पार्टी बनती है और अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बनती है, यानी मायावती इसकी अभी क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। 2013 में नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके अध्यक्ष कांग्रेट संगमा बीपी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इन 6 नेशनल पार्टियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पहले भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी है, इसमें से कौन सी नहीं है, तो आप उसको उसमें से ध्यान रखना कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राई लोक नृत्य के कलाकार राम सहाय पांडे का निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री कब प्रदान किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आपके एग्जाम के लिहाज से। और यहां पर ध्यान रखिएगा 2022 में इनको क्या दिया गया था? तो 2022 में इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर ऑप्शन में 2022 नहीं है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन में यहां पे चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसे ऑप्शन में इसको काट करके मैं इसे 2022 बना दे रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था राम सहाय पांडे को। और ये जो राई लोक नृत्य है ना, काफी फेमस लोक नृत्य, अक्सर लोक नृत्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ये। और नाम क्या है इसका? राई लोक नृत्य। और इसी के कलाकार राम सहाय पांडे का भी निधन हुआ है। और ये देखिए, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको दिख रहे हैं, है ना। 2022 में राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। और इन्होंने इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था, है ना। और ये कौन है? ये वही है राम सहाय पांडे। एक ऐसा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट निधन और याद रखना है, ओडिशा जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है उसके जनक कहे जाते हैं मायाधर राउत। और मायाधर राउत जो कि ओडिसी नर्तक हैं, है ना, ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के जनक भी कहे जाते हैं। इनका भी निधन अभी हाल ही में हुआ है। और कब हुआ है इनका निधन? तो आपको ध्यान रखना है कि अभी फरवरी 2025 में इनका निधन हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। वहीं पे बात करूं राम सहाय पांडे का, तो ये अभी मध्य प्रदेश के जो सागर जो जगह है ना, वहां पर इनका निधन होता है। और दुनिया भर में इन्होंने इस राई लोक नृत्य को पहचान दिलाई थी और लगभग 24 देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया था राम सहाय पांडे ने। और ये पद्मश्री अवार्ड लेते हुए आपको जो दिख रहे हैं यही है राम सहाय पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात करें तो 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। दरअसल होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जो जनक हैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। तो आपको ज्यादा लंबा नाम है तो बस आप इतना ध्यान रखिए, सैमुअल हैनीमैन नाम ध्यान रखिएगा। ये 2 वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, सैमुअल हैनीमैन। इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर, है ना, ये मनाया जाता है इनकी स्मृति में, इनकी याद में। और इस बार की जो थीम है वो आपको ध्यान रखनी है, होम्योपैथिक फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर, नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव जो है इस बार की थीम है। होम्योपैथी की बात करूं अगर मैं, तो आपने अक्सर घरों में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, पहले होम्योपैथी ऐसा चिकित्सा पद्धति है ना जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हर कोई प्रीफर करता है ना। और काफी फायदेमंद भी है ये चिकित्सा पद्धति। आपने देखी होगी सफेद सफेद व्हाइट कलर की गोलियां होती, छोटी छोटी, वो गोलियां बहुत मीठी लगती हैं, है ना। ऐसी छोटी सी डिबिया होती है, इसके अंदर मतलब इस शीशी के अंदर खूब सारी व्हाइट कलर की गोलियां होती है, वो गोलियां बहुत मीठी मीठी लगती हैं, है ना। तो ये जो दवाई होती है ये होम्योपैथी के अंदर ऐसी दवाई का यूज किया जाता है। मुझे याद है मेरे पिताजी या फिर जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनका होम्योपैथी की वो यूज करते थे दवाइयां। तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करता था, मैं उनकी दवाइयां ये चुरा करके खा ले जाता था, क्योंकि मीठी लगती थी तो काफी टेस्टी भी लगती थी मुझे। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ
शौर्य दिवस मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना है? या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश जो है उसने भी आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है और हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। यहाँ पे वो सारे देशों के फ्लैग आपको दिख रहे हैं जिनको अल्फा न्यूमेरिक जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाया गया है, और यहाँ पर देखिए ये आपको जो बांग्लादेश दिख रहा है ये अभी हाल ही में सदस्य बना है। थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो आर्टिमिस जो है ना, ये मतलब क्या चीज है? आर्टिमिस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आर्टिमिस समझौता क्या चीज है? तो अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी समूह है। इसका मकसद क्या है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष में सुरक्षित वातावरण को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। वहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर 2020 में यह समझौता शुरू किया गया था, और नासा, ध्यान से सुनिएगा, नासा जो है, नासा का ही ये मिशन है आर्टिमिस मिशन, जिसका उद्देश्य क्या है कि इंसानों को फिर से कहां पर लेकर के जाना? चांद पर लेकर के जाना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको, क्या भारत इसका सदस्य है? तो बिल्कुल भारत भी इसका सदस्य देश है। यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया का मैप, ये जो इंडिया का जो झंडा है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया भी इसका सदस्य है। भारत जो है, आपको ध्यान रखना है 21 जून 2024 को, कब की बात है? 21 जून 2024 नहीं, 2023 में इसका सदस्य बना था। यानी इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे, और हस्ताक्षर करने वाला ये भारत जो है 27वां देश बना था। ठीक है, तो भारत भी इस समझौते का मतलब हिस्सेदारी है, यानी कि वो भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नए आधार ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अभी नए आधार ऐप को जो लॉन्च किया है वो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे अश्विनी वैष्णव को देख पा रहे हैं। और ये जो नया मतलब नया आधार ऐप है, इस आधार ऐप की अगर मैं बात करूं तो ये जो आधार सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको और भी ज्यादा ना सहज और स्पीड से, यानी कि फास्ट और सिक्योर यानी सुरक्षित बना देगा ये जो नया आधार ऐप है। और अब आधार को ना यूजर्स की जो आप हार्ड कॉपी रखा करते थे साथ में, जो इतने भी यूजर्स हैं, आप एटीएम के जैसा या फिर एक फोटोकॉपी करवा करके अपना हार्ड कॉपी एक रखा करते हैं ना अपने पास, जरूरत पड़ती है दिखाने के लिए, तो उस हार्ड कॉपी की जरूरत अब आपको नहीं पड़ने वाली है। ना ही फोटोकॉपी, ना ही अपने फोन में आपको आधार कार्ड के फोटो रखने की जरूरत है, क्योंकि आधार की फोटो अगर आप अपने फोन में रखते हैं तब भी आपका काम हो जाता है। तो अब वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस ऐप से ना सीधा फेस आईडी और क्यूआर स्कैनिंग के जरिए डिजिटली वेरिफिकेशन होगा। यानी आपके फोन में आप ऐप के अंदर अपना आधार जो भी है मतलब इंस्टॉल कर दीजिए, फेस आईडी से आपका सब कुछ इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, और अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट सीधा फोन के ऐप से आप काम कर सकते हैं। तो अश्विनी वैष्णव की बात करूं मैं, तो ये अभी केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं, और इन्होंने ही इस नए आधार ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, खेलो इंडिया के तहत ना बहुत से गेम्स होते हैं। खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, बहुत से ऐसे गेम्स हैं, है ना। तो आपको एक एक चीज आपको ध्यान रखना है। अभी 2025 में जो जो चीजें हुई है, मतलब जो जो गेम्स हुए हैं उनकी बात करेंगे खेलो इंडिया की तरफ से। अभी इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें जो 2025 में होने वाला है, कब से कब तक? तो 4 से लेकर के 15 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और एडिशन कौन सा है? तो 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है, और इसकी मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करूं तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, इन 5 शहरों में ये बिहार जो है इसकी मेजबानी करने वाला है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी इसका शुभंकर या मस्कट जो भी आप कहते हैं वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। अब 2025 में और कौन कौन से हुए हैं ध्यान से सुनिएगा। एक हुआ है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, याद आ रहा है किसी को? खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ये अभी 2025 में हुआ। कहां पर हुआ था इसका आयोजन? नई दिल्ली में हुआ था। और टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा था आपका हरियाणा शीर्ष पे। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, याद आ रहा है आपको?
2025 में हुआ, ये 2 चरण में हुआ था। देखिए खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है ये 20 से लेके 27 मार्च 2025 को दिल्ली में आयोजित हुआ है ना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ लद्दाख आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला फेज है, ध्यान से सुनिएगा, पहला फेज है जो लद्दाख में हुआ, दूसरा फेज जो है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। तो ये 2 चरण में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स। कब से कब तक? तो जनवरी में शुरू किया गया था, उसके बाद फिर जो दूसरा चरण है वो मार्च में हुआ था, 9 से लेकर के 12 मार्च तक। अब देखिए ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ना, ये कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण है, यानी सेकेंड एडिशन है। वहीं पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा संस्करण है? तो इस बार ये 5th संस्करण था 2025 में। संस्करण ध्यान रखिएगा, कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। और इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो आर्मी है, आर्मी टॉप पर रही थी, यानी विजेता आर्मी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केयरलेस पीपल नामक पुस्तक जो है ये बुक किसने लिखी है? तो ये जो ये आप बुक का कवर पेज देखिए, ये बुक का कवर पेज है केयरलेस पीपल, और ये लिखने वाली हैं, इनकी इमेज आप देखिए, लिखा किसने है? साराह व्यान विलियम्स ने लिखा है, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, सारा व्यान विलियम्स ने लिखा है। और इसके अंदर, इस बुक के अंदर ऐसा क्या लिखा है इन्होंने? तो ये फेसबुक में काम किया करती थी, तो फेसबुक पे काम करने के दौरान अपने जो इनके अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है ना, उसी को इन्होंने बताया है। एक तरह से वहां की जो भी सच्चाई है उसको उजागर किया है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने तो ना अपना जो भी प्रॉब्लम्स था उसके अंदर जो भी चल रहा है उन्होंने वही इसके अंदर लिखा है। तो जो भी चीजें हैं उनके अंदर, उसका फेसबुक में काम करने के दौरान जो भी इनका अनुभव था उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर इस बुक के अंदर लिखा है। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है सारा व्यान विलियम्स, ये सही आंसर है। और बुक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, केयरलेस पीपल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिएगा। भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा जो है कहां शुरू करने की घोषणा की है? तो आईएनएस वर्षा को शुरू करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम जो है, आपको ध्यान रखना है, वहीं पर पास में ही एक जगह है, एक तटीय गांव है जिसका नाम है रामबिल्ली। उस गांव का नाम क्या है? रामबिल्ली, एक तटीय गांव है ना। और यहीं पर ये आईएनएस वर्षा जो है, जो परमाणु पनडुब्बी बेस है, इसको शुरू करने की घोषणा सरकार ने की है। एक तरह से आप ये समझिए कि ये पनडुब्बी बेस का मतलब क्या, परमाणु पनडुब्बी बेस का मतलब क्या है? आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये क्या है, बंकर है, या एक तरह का ये अड्डा है जहां पर जो परमाणु पनडुब्बी होती है, ध्यान सुनिएगा, पनडुब्बी, नॉर्मल पनडुब्बी की बात नहीं कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बी है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको यहां पर ना खड़ा करके रखा जाएगा, यानी इस बंकर में या इस अड्डे पर या इस बेस में उस परमाणु जो पनडुब्बियां हैं, और लगभग कितनी पनडुब्बियां हम यहां पर रख सकते हैं? तो 10 पनडुब्बी को हम यहां पर रख सकते हैं, है ना। कितनी पनडुब्बी को? 10 पनडुब्बियों को हम यहां पर सीक्रेट तरीके से, यानी गुप्त तरीके से रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर हम यहां पर, तो ये जो है ये भूमिगत परमाणु पनडुब्बी बेस है, ये क्या है? ये है आपकी आईएनएस वर्षा। आईएनएस वर्षा क्या है? तो एक भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परमाणु पनडुब्बी बेस है, और आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में, मतलब इसको आप ये समझिए वहां पर इसको स्थापित किया जा रहा है। और परमाणु पनडुब्बी रखने के लिए, किसके लिए किया जा रहा है? परमाणु पनडुब्बी रखने के लिए, गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से। अच्छा, जरूरत क्या पड़ी हमको? तो देखिए जरूरत ये पड़ी है कि मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के अंदर हम अपनी जो भी गतिविधियां हैं इस सीक्रेट बंकर से हम अपना गतिविधियों को कर सकते हैं। और दूसरा, मान लीजिए किसी ने परमाणु हमला कर दिया, तो अगर उसने हमारे ऊपर परमाणु हमला कर भी दिया है तो भी ये जो हमारा जो बंकर है ये सेफ है। हम सेकंड स्ट्राइक, यानी हम वापस उसके ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये परमाणु बंकर है, ये जो अंडरग्राउंड जो हमारा पनडुब्बी, ये जो बेस है परमाणु पनडुब्बी बेस, ये बहुत ही सुरक्षित है, यहां पर इसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, आईएनएस अरिहंत कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? परमाणु पनडुब्बी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे हैं, आईएनएस अरिहंत आपकी है। दूसरी परमाणु पनडुब्बी भारत की कौन सी है? आईएनएस अरिघाट, आपको ध्यान रखना है। और तीसरी अगर परमाणु पनडुब्बी की मैं बात करूं यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है अरिदमन।
ठीक है। अरिहंत, अरिघाट और अरिदमन, तीनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये तीनों परमाणु पनडुब्बी, और ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी तो कई बार पूछा गया है, एक तरह से इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अच्छा, भारत परमाणु मिशन के तहत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है भारत ने, कब तक? 2047 तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरी बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक, और वो भी किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। तो कृषि पर तीसरी बिमस्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक है, ये कहाँ आयोजित हुई है? तो ये नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहां पर आयोजित की गई है। देश पूछे तो आपको ध्यान रखना है नेपाल, और उसकी राजधानी काठमांडू में हुई है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो बैठक शुरू हुई है, ये 9 अप्रैल को ये बैठक जो है ये शुरू हुई है, आपको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से जो हमारे कृषि मंत्री हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, है ना, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये था आज का आपका। और कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग दिया गया है, एक तरह की मिठाई है ये, और आपसे पूछा था मैंने कि इसे जीआई टैग जो मिला है इस मिठाई को, ये कहाँ की है ये मिठाई? तो बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया था, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही आंसर है। कुछ बच्चों ने उसमें से ना गलत भी आंसर दिए थे, जैसे मैं अगर बात करूं तो किसी ने बिहार बताया, है ना, किसी ने केरल बताया। तो आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया था उनके आंसर मैंने खुद उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के करेक्ट कर दिया है, तो आप उसे सही कीजिएगा, गलत चीजें दिमाग में मत बिठाइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आज आपके लिए क्विज है छोटा सा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी जब, इसी डब्ल्यूएचओ की स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। अब आपको बताना है कि कब ये स्थापना हुई थी डब्ल्यूएचओ की, आप डेट के साथ, है ना, सन भी बताइएगा कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, इसका आंसर दीजिए। पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज, जैसा मैंने डायग्राम वाइज, जैसा मैंने सेट किया है इस पीडीएफ को, एक एक डायग्राम लगा करके, है ना, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए, दिमाग में चीजें और अच्छे से बैठे। सेम पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। और लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।